हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले एक हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द चाइल्ड रिमेन्स। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय माइकल मेल्स की। IMDb पर इसका रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10 और 69% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, इस फिल्म का मेन प्लॉट एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे रात से। साल है 1973। हम एक प्राइवेट सैंक्चुअरी में एक प्रेग्नेंट लेडी रेचल को देखते हैं जिसकी डिलीवरी हो रही है। दर्द में वो बेहोश हो जाती है और जब उसका सेंस लौटता है तब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है। एक दूसरे लेडी जिसने अपना चेहरा काले कपड़ों से ढक रखा था, जिसे रेचल मदर रोज बुला रही थी, वो उसे बहुत रूडली चुप करने के लिए कहती है। लेकिन तभी रेचल को बाहर कहीं दूर से अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे एक आदमी एक बक्से में डाल के जंगल के अंदर ले जा रहा था। इधर मदर रोज रेचल को एक इंजेक्शन पुश करती है जिससे धीरे धीरे उसकी जान निकल जाती है। उधर वो आदमी जमीन खोदकर उस बक्से को दफनाना स्टार्ट करता है, लेकिन खत्म नहीं कर पाता। उससे पहले ही जंगल के अंदर से एक अदृश्य शक्ति आकर इस आदमी पर हमला कर देती है। हमें सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसके साथ क्या होता है इसके बाद यह हमें पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 2015 में। मिलते हैं कपल लियाम और रे से, जो छुट्टी मनाने जा रहे हैं कंट्री साइड होटल में, द मर्सी इन। पता चलता है ये होटल बिल्कुल ही नया है, बस कुछ ही महीना हुआ है इसे ओपन हुए। ज्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में, इसीलिए लियाम और रे के अलावा और कोई गेस्ट भी नहीं। इस इन की जो ओनर है मिस मोनिका, वो काफी फ्रेंडली है। इन दोनों से बहुत प्यार से बात करती है और रे को देखकर ही बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। रे थोड़ा सा उसे अजीब लगता है। सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं उसको, कोई सिम्टम्स भी विजिबल नहीं, तो मोनिका को कैसे पता चला? मोनिका बताती है उसकी माँ एक नर्स थी, इसीलिए उसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। रे बाय प्रोफेशन एक क्राइम रिपोर्टर थी, लेकिन लास्ट कुछ सालों से वो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम से भुगत रही है। उसे डरावने विजन्स आते हैं, इल्यूशंस होता है, इसीलिए उसे अपना करियर तक चेंज करना पड़ा। अभी वो एक टीचर है, मगर उसकी जासूसी करने की आदत अभी तक गई नहीं और उसकी स्ट्रेस भी कम नहीं हुई। नेक्स्ट संडे उसका बर्थडे है, 42nd बर्थडे, इसीलिए लियाम उसे लेकर यहाँ पर आया है जिससे कुछ दिन उसे आराम मिल सके। लेकिन रे को यहाँ पर भी कुछ चीजों को लेकर शक होने लगा था। रजिस्टर का पन्ना फटा होना, मिस मोनिका के एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर और साथ में यहाँ पर एंट्री लेते ही उसे विजन्स आना शुरू हो चुकी थी। डरावने विजन्स, खून की, क्राइम स्पॉट की और साथ में एक मरे हुए औरत की भी। रे को तो एक बार ऐसा भी लगता है कि बिस्तर के नीचे से कोई उसके पैर को खींच रहा है। इस सब से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए वॉक पर निकल जाती है। जंगल के रास्ते चलते चलते उसे एक ओल्ड मैन दिखता है जो उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर रहा था। ये असल में इसी होटल का केयरटेकर था। आगे जाने पर रे को रास्ता बंद मिलता है क्योंकि इससे आगे जंगल सिंक होल से भरा पड़ा है। शाम भी होने लगी थी तो रे होटल वापस जाने लगती है। ठीक तभी उसे अपने पीछे एक औरत दिखती है जिसके गाउन पर खून लगा हुआ था। अगले ही पल में वो गायब भी हो जाती है। उधर हम लियम को देखते हैं जिसे ऊपर किसी का साया दिख रहा था, जिसे फॉलो करते हुए वो एक कमरे के पास जा पहुंचता है। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, अजीब सी। दरवाजा खोलने पर उसे एक चेयर अपने आप ही हिलता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। लियाम प्रोफेशनली एक म्यूजिशियन था, मगर अभी तक उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिला। इसके लिए वो अंदर ही अंदर बहुत ही शर्मिंदा है। ऊपर से लास्ट कुछ दिनों से वो आइडिया ब्लॉकेज से भी गुजर रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना इस कमरे को उसका न्यू स्टूडियो बनाया जाए। हो सकता है नए जगह पर शायद उसे कुछ इंस्पिरेशन मिले। इस बात पे मोनिका मना नहीं करती, लेकिन वो लियाम को एक कागज हैंड ओवर करती है, उस रजिस्टर का फटा हुआ पन्ना जिस पर लियाम और उसकी गर्लफ्रेंड की सिग्नेचर है। लास्ट टाइम जब वो यहाँ पर आया था उसके साथ ये तब की है, मतलब लियाम रे पर चीटिंग कर रहा था, लेकिन अभी वो रिश्ता खत्म हो चुका है, तो वो मोनिका को भी कुछ ना कहने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी हमें उस रूम में एक घोस्ट बॉक्स दिखता है जिससे अजीब से आवाजें आ रही थी, विस्परिंग्स, और वहां एक पुतला भी रखा था, बहुत ही क्रीपी सा, जो लियाम को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो लियाम उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। तब तक रे भी लौट चुकी थी।
इस घर में बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें थी, जिनके बारे में पूछने पर रे को पता चलता है कि ये घर असल में सालों पहले एक प्राइवेट सैंक्चुअरी हुआ करता था। जो लड़कियां बिन बिहाई माँ बन जाती थी, उनके परिवार के लोग यहाँ पर रखकर जाते थे अपना सम्मान बचाने के लिए। इसे चलाती थी मोनिका की माँ रोज। साथ में वो एक अडॉप्शन सेंटर भी चलाती थी। पैसों के बदले बहुत रिच कपल यहाँ से बच्चों को खरीद कर ले जाते थे। उन बच्चों को एक परफेक्ट लाइफ मिलती थी और उनकी माँ की आइडेंटिटी भी सेफ रहती। मोनिका कहती है उसकी माँ एक बहुत ही टैलेंटेड मिडवाइफ थी, बच्चों से प्यार करती थी और उन हेल्पलेस लड़कियों के लिए वो तो साक्षात देवी थी। उस वक्त कोई मेडिकल सपोर्ट के बिना ही वो खुद उनकी डिलीवरीज परफॉर्म किया करती थी, खुद के बनाए हुए दवाई से उनका इलाज करती थी। मगर समय के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाने के कारण वो फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गई। उन्हें यह सैंक्चुअरी बंद करना पड़ा। इसके बाद 1979 में उनकी मौत हो गई और मोनिका इस घर की ओनर बन गई। उसी रात कमरे में लौटने के बाद रे को एक पुराना जर्नल मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली था। और उसके बाद जब वो नींद में थी तो उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं। उसकी नींद टूट जाती है। वो जब वॉशरूम जाती है फ्रेश होने तो उसे एक बहुत ही गंदा स्मेल आता है। उसका पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रे जब उस दरवाजे से कॉरिडोर में जा पहुंचती है तो उसे अपने सामने 2 कॉइन्स दिखते हैं और ऊपर के फ्लोर से बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी। उसे फॉलो करते हुए रे ऊपर जा पहुंचती है। उसे वही पुतला दिखता है जिसे सुबह लियाम ने बाहर फेंका था। अभी कोई अदृश्य शक्ति उस पुतले को कमरे के अंदर खींच लेती है। रे को फिर से एक बार विजन आता है कि इसी दरवाजे पर कोई एक बच्चे को पटक के मार डाला। साथ में उसे वहां वो प्रेग्नेंट औरत भी दिखती है जिसे रे ने जंगल में देखी थी और अपने विजन में भी। इसी औरत के आंखों पर वो सिक्के थे और वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी, माय बेबी। उसे देखकर रे बहुत ज्यादा डर जाती है, चिल्लाने लग जाती है और उसका सपना टूट जाता है। हाँ, ये उसका सपना ही था, एक बहुत ही डरावना सपना। रे पूरा समय बिस्तर पर ही थी, मगर अगर यह सपना था तो रे के हाथ में ये 2 कॉइन्स कहाँ से आए? उसे लगने लगता है कि यह घर हॉन्टेड है। वो ऑनलाइन सर्च करती है और वो लियाम को लेकर जाती है लाइब्रेरी। वहां पर एक किताब उसके सामने अपने आप ही आ जाती है। उस किताब को खोलते ही रे को अंदर एक पेपर आर्टिकल मिलता है जो इस मर्सी सैंक्चुअरी के बारे में ही था। रे को पता चलता है इस सैंक्चुअरी के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस थे। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को बेचा ही नहीं जाता था, बल्कि कुछ बच्चे का खून भी किया जाता था। रात के अंधेरे में उन्हें जंगल के अंदर ले जाकर दफनाया जाता था। यहाँ पर एडमिटेड लड़कियां और उनके बच्चों पर वायलेंस की चार्जेस बहुत पर उठी थी, मगर कभी भी कोई सबूत नहीं मिला। कहीं ना कहीं रे श्योर हो चुकी थी कि इस घर में सालों पहले बहुत कुछ हुआ था। वो होटल जाकर भी ऑनलाइन सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि बहुत सारे फैमिलीज इस घर में अपने प्रेग्नेंट लड़कियों को एक हैंडसम अमाउंट के बदले छोड़कर जाती थी। किसी को पता नहीं चलता था उसके बाद इन लड़कियों के साथ क्या होता था। उन बच्चों में जो बेचने लायक थे उन्हें तो बेच दिया जाता था और बाकियों को जो डिफॉर्म्ड पैदा होते थे या फिर उन्हें कोई बीमारी होती थी या फिर जो काले होते थे उन्हें मार दिया जाता था। कई बार इन्वेस्टिगेशन चला, लेकिन पुलिस को उनकी लाश कभी नहीं मिली। रे समझ जाती है मिस मोनिका अपने माँ के बारे में जो भी कुछ कह रही थी उसमें मैक्सिमम ही झूठ था। वो बार बार जिस औरत को देख रही थी वो भी इसी सैंक्चुअरी में एडमिटेड थी, तो ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन नहीं हो सकता है उसका मेडिकल कंडीशन के लिए या फिर उसके प्रेगनेंसी के कारण वो ज्यादा रिसेप्टिव है, इसीलिए वो ये सब कुछ देख पा रही है, फील कर पा रही है। लियाम उसे नहीं बताता, लेकिन उसके साथ भी इस घर में कुछ अजीब हादसे होने लगे थे। उस कुर्सी का अपने आप हिलना, घोस्ट बॉक्स से आवाजें सुनाई देना, किसी के चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज। तो जब रे उसे घर के पीछे वाले जंगल में ले जाती है, उस बॉर्डर के पास जाने की जिद करती है, लियाम उसे नहीं रोकता। रे को फील हो रहा था कि यहाँ पर इसे सिर्फ सिंक होल्स के लिए ही बंद नहीं किया गया, बात कुछ और है। उसका शक सच साबित होता है जब जंगल के और अंदर जाने पर रे को छोटे छोटे ग्रेव्स नजर आते हैं। उसे विजन आते हैं, यहीं पर उन बच्चों को दफनाया गया था। ये असल में एक बोरियल साइट है। उधर लियम उस घोस्ट बॉक्स को साथ में लेकर आया था, जिसमें से उसे अपनी एक अनफिनिश्ड म्यूजिक सुनाई देती है और कोई विस्पर करता है उसके कान में, मार डालो उसे, उसके पेट में लात मारो और खत्म कर दो। लियाम तो ना कुछ समझ पा रहा था ना किसी से कुछ कह पा रहा था, मगर रे बहुत कुछ समझ चुकी थी। वो उसी रात डायरेक्टली मोनिका से सवाल करती है, उसके माँ के अगेंस्ट इतने सारे केसेस क्यों थे? उन र्यूमर्स में कुछ तो सच्चाई होगी।
लेकिन पता चलता है मोनिका उससे कई ज्यादा शातिर है। वो बहुत ही केयरफुली बात को घुमा देती है और रे फिर से एक बार कंफ्यूज्ड हो जाती है। उस रात फिर से एक बार उसकी नींद टूट जाती है बच्चों के रोने की आवाज से। बाहर तूफान चल रहा था। उसे वो जर्नल अपने आप ही खुलता हुआ दिखता है और जैसे ही वो उसे मोमबत्ती के सामने रखती है, उसके सामने सारी राइटिंग्स विजिबल हो जाती है। पता चलता है ये किसी रेचल की डायरी है जो यहाँ पर 1973 में आई थी। उसे उसकी फैमिली ने ही यहाँ पर छोड़ के गई थी और वो पूरे 7 महीनों तक इस सैंक्चुअरी की ब्रुटैलिटी देखती रही। यहाँ पर पेंसिल और पेपर अलाउड नहीं थे, ना यहाँ पर कोई भी चिट्ठी बाहर जा सकती थी। फिर भी यहाँ पर काम करने वाले एक केयरटेकर ने चोरी छुपे रेचल को ये ला के दिया था और वो लेमन जूस से ये लिख रही है। यहाँ पर लड़कियों पर इनह्यूमन तरीके से टॉर्चर किया जाता है। मदर रोज पागल है। वो न्यूबॉर्न बेबीज को अपने माँ के पास जाने नहीं देती। उन्हें खाना ना देकर बाद में सफोकेट करके उनकी जान ले लेती है। हर रात कोई ना कोई गायब होता है और ये पागल औरत जिस तरह से डिलीवरी प्रोसेस करती है, उस प्रोसेस से ही आधे से भी ज्यादा लड़कियां गुजर जाती हैं। रेचल को शक है मदर उनके खाने में कुछ ड्रग्स मिलाती है जिससे ये लड़कियां उनके वश में रहे। उसे डर है उसका जीवन भी यहाँ पर सेफ नहीं। अगर उसे कुछ हुआ तो यही उसकी फाइनल टेस्टामेंट है। सब कुछ पढ़कर रे का दिमाग घूम जाता है। मतलब उसे जो लग रहा था वही सच है। वो भागता है लियाम को बताने, मगर लियाम बहुत ही अजीब बिहेव करने लगा था। उसे कंटिन्यूअसली उस घोस्ट बॉक्स से विस्परिंग सुनाई दे रही थी जो उसे पागल बना रही थी। वो अचानक से ही रे पर चिल्लाने लग जाता है। कहता है रे को उसके म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके लिए उसका करियर खराब हो रहा है। वो उसे काम करने नहीं देती, उसे घर में रखती है, ये बच्चा उसे नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। रे समझ चुकी थी ये लियाम नहीं बोल रहा, ये घर उससे बुलवा रहा है। मोनिका जो उसे हर रोज सुबह शाम इतने प्यार से ड्रिंक्स पिलाती है, उसमें जरूर कुछ मिलाती है वो, जैसे उसकी माँ उन लड़कियों को खिलाती थी। ये शायद लियाम भी समझ चुका था। तो जब रे उसे मोनिका को बिजी रखने के लिए कहकर खुद पुलिस से मिलने जाती है तो वो उसे नहीं रोकता। पता नहीं इसमें मोनिका का क्या लाभ था, मगर वो लियाम को रे के खिलाफ भड़का रही थी। उधर रे जाके एक ऑफिसर को सब कुछ बताती है, मगर उसे पता चलता है शक तो उन्हें भी था, लेकिन ये केस बहुत पुराना हो चुका है। वो तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उन्हें एटलीस्ट एक लिविंग विटनेस ना मिल जाए। रे उसी वक्त भागती है उस केयरटेकर के पास। उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था उसने अपने विजन्स में जिस आदमी को इन बच्चों को दफनाते हुए देखा था वो यही है। रे को ज्यादा फोर्स करना नहीं पड़ता। ये आदमी तो जैसे अपने पाप के बोझ में ऑलरेडी टूट चुका था। वो सब कुछ एडमिट कर लेता है और रिवील करता है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। हमें पता चलता है इस फिल्म के स्टार्टिंग में हमने जिस सीन को देखा था वो इसी सैंक्चुअरी का सीन था। वो लड़की रेचल थी जिसका वो जर्नल है और वो मदर रोज मोनिका की माँ थी। उसके ही ऑर्डर पे उस रात ये आदमी रेचल के बच्चों को दफनाने ले गया था, मगर दफना नहीं पाया। उसके गिल्टी फीलिंग्स और इस जंगल में भटकने वाले बाकी बच्चों की स्पिरिट्स इस बच्चे को मारने नहीं दिया। उसने चोरी छुपे इस बच्चे को ले जाकर एक रिच फैमिली में दे दिया और उसका नाम रखा रे। हाँ, ये रे ही वही रे है। उसके हाथ पे एक बर्थ मार्क है जिससे पहले दिन ही वो रे को पहचान लिया था। मतलब रेचल उसकी माँ है, इसीलिए रेचल की आत्मा बार बार रे को विजिट कर रही है, उसे सच्चाई बताने के लिए, उसे वार्न करने के लिए। इस घर के साथ उसका इनबॉर्न कनेक्शन है, तभी तो वो इतना सब कुछ फील कर पा रही थी। ये आदमी रे को बेसमेंट में जाने के लिए कहता है, जहाँ चेक करने पर रे को बहुत पुराने मेडिकल गियर्स मिलते हैं जिसे डिलीवरी के वक्त यूज किया जाता था। साथ में डब्बे में भर भर के न्यूबॉर्न बेबीज की फ्लैश और ब्लड भी रखा गया था। जब नीचे रे ये सब देख रही थी तभी ऊपर मोनिका लियाम को शराब के नशे में डुबो रही थी। उसे उकसा रही थी कि रे उसके लिए लिमिटेशन है, आर्टिस्ट को तो फ्री होना चाहिए। यहाँ पर रिवील होता है कि उसके दिमाग में ये जो बातें है वो मोनिका ही भर रही थी। लेकिन एक पॉइंट पर लियाम अपना आपा खो देता है और मोनिका को इविल बुलाने लगता है। तब मोनिका बताती है इस घर में अगर कोई शैतान है तो वो मदर रोज का बेटा है। मदर रोज एक ट्रू क्रिश्चियन थी, मगर वो एक रात एक अनजान व्यक्ति के झांसे में फंस गई जिसके परिणाम से उसे एक बच्चा हुआ, लेकिन वो बच्चा डिफॉर्म्ड था। रोज ने उसे मार डाला, लेकिन वो असल में किसी शैतान का बच्चा था जो मर के भी नहीं मरा, बार बार वापस आता रहा, क्योंकि इस घर में मरने वाले किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती, सभी हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाते हैं। और उसके बाद से ही मदर रोज शैतान के वश में आ गई। वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ उस आदमी को वापस पाना चाहती थी। तब तक नीचे बेसमेंट में रे को उस बच्चे का टूटा फूटा स्केलेटन मिल चुका था। वो समझ पाती है इसका ही विजन उसे बार बार आ रहे थे।
अचानक से ही वो डेविल्स चाइल्ड जाग उठता है और रे को फॉलो करने लग जाता है। रे तो बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे अपने पीछे मोनिका दिखती है। उसका इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे पता था रे को सब पता चल चुका है, तो वो उससे ये भी कह देती है कि रोज उन बच्चों को दफनाने से पहले उनका सारा खून निकाल लेती थी। काले जादू के मदद से उससे एक मिक्सचर बनाती थी जो एज को रिवर्स कर सकता है। ये मिक्सचर कितना काम का है इसका सबूत तो वो खुद है, क्योंकि वो खुद ही उसकी माँ है, वो खुद ही रोज है। आज उसकी उम्र 100 साल हो गई। वो हर रात इंसुलिन के नाम पे वो मिक्सचर ही इंजेक्ट करती है अपने शरीर में। उसे अभी भी और 100 साल जिंदा रहना है, जिससे उसे फिर से कोई प्यार करने वाला पति मिले। रे इस बार सच में डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, तो लियाम उसे बेहोश कर देता है। अभी हमें पता चलता है कि मोनिका ने लियाम से डील किया है कि वो रे के बच्चे को लेकर उसे मार डालेगी। इससे उन दोनों का ही पर्पस पूरा हो सकता है। मोनिका को उस बच्चे का ब्लड मिल जाएगा और ये मौत नेचुरल ही लगेगा ऑटोप्सी में, तो लियाम पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। इंश्योरेंस से उसे जो पैसा मिलेगा उससे ही उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेहोश रे को ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। उसे गाउन पहनाकर हाथ पैर बांध दिया जाता है और उधर मोनिका उस केयरटेकर को भी स्टैप कर देती है उसके बेईमानी के लिए। रे हेल्पलेसली अपने माँ को बुलाने लगती है। तब रेचल की आत्मा आकर उसे फ्री कर देती है। रे बाहर भागकर पहले उस केयरटेकर के पास जाती है। मोनिका ने ऑलरेडी घर का वाईफाई बंद कर चुकी थी, साथ में कार केस भी उसके पास ही थे, तो उसे जंगल में जाकर छुपने के लिए कहा जाता है। लियाम भी उसे ढूंढते हुए वहां जा पहुंचता है। उसका नशा उतर चुका था, लेकिन उसे भी मोनिका मार डालती है क्योंकि वो भी रे के साथ ही भागने वाला था। इसके बाद मोनिका रे को एक कॉफिन में डालने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक तभी पीछे से वो केयरटेकर आकर उसे बेहोश कर देता है। रे को भागने का मौका मिल जाता है। कुछ आगे जाने पर ही उसे वही ऑफिसर दिखता है। रे की माँ उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया, और वैसे भी रे ने खुद भी तो पुलिस को बुलाई थी। सुबह होने पर रे को सेफली घर वापस भेजने का अरेंजमेंट किया जाता है, और अभी पुलिस के पास उस केस को रीओपन करने का बहुत सारे प्रूफ्स हैं। दूसरी तरफ हम मोनिका को देखते हैं, जिसे उस केयरटेकर ने जिंदा ही उस कॉफिन में भर के जमीन के नीचे दफना दिया था। ऐसे शैतान के साथ शायद ऐसा ही होना चाहिए। सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, मगर ठीक तभी रे को अपने बिस्तर पर वो बक्सा दिखता है, जिसके अंदर से वो घोस्ट चाइल्ड निकलकर उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है, और यहीं पर यह फिल्म भी एंड हो जाती है। गाइस, इस एंडिंग का 2 इंटरप्रिटेशन हो सकता है। फर्स्टली, रे का पीटीएसडी कंडीशन और ज्यादा बढ़ चुका था, एंड सेकेंडली, ये घोस्ट चाइल्ड इस घर से कहीं नहीं गया। कुछ भी कर लो, वो यहीं पर रहने वाला है, एंड हेंस द टाइटल द चाइल्ड रिमेन्स। ये घर सच में हॉन्टेड है। वल्नरेबल लोगों के दिमाग के साथ खेलता है ये घर। जैसे लियाम, उसे भी तो पागल इसी घर ने बनाया, इस घर में रहने वाले शैतान ने बनाया। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे पता है इस फिल्म में बहुत सारे नेसेसरी सब प्लॉट्स दिए गए हैं, स्पेशली वो घोस्ट चाइल्ड वाला तो बिल्कुल ही बेकार था, मगर मैंने इस फिल्म को सिर्फ इसीलिए चूज किया है क्योंकि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए अभी उसके बारे में बात करते हैं। साल है 1930। एक कपल मिस्टर एंड मिसेस यंग ईस्ट चेस्टर स्कॉट नोविया में एक मैटरनिटी केयर फैसिलिटी ओपन करते हैं, जहां मेनली अनमैरिड लेडीज की डिलीवरी परफॉर्म की जाती थी, ऑफ कोर्स इन सीक्रेट। इसके लिए ये कपल $600 से भी ज्यादा पैसा डिमांड करते थे, और अगर वो बच्चा मर गया तो एक्स्ट्रा 20 फॉर बरियल। जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे उन्हें यहाँ पर मेड की तरह काम करना पड़ता था। साथ ही साथ ये कपल एक इलीगल अडॉप्शन सेंटर भी चलाते थे, जहाँ $10,000 के बदले एक एक बच्चे को बेचा जाता था। ऐसे 700 बच्चों को उन्होंने बेचा, मतलब उन्हें उस जमाने में $3.5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाकी बच्चों को वो मार डालते थे। डिफॉर्म्ड, बीमार या काले बच्चों को घर के फर्नेस में जला दिया जाता था, या फिर छोटे छोटे बटर बॉक्सेस में डाल के पीछे वाले जंगल में दफनाया जाता था, जिसके लिए ही ये केस दी बटर बॉक्स बेबीज नाम से पॉपुलर था। बात बहुत पुरानी है तो कोई क्लियर रिकॉर्ड भी नहीं, मगर ये गेस किया जाता है कि उन लोगों ने ऐसे और 500 से भी ज्यादा बच्चों को मारा होगा। फाइनली इन 1945 लीगल प्रेशर के कारण उन्हें ये बिजनेस बंद करना पड़ा। उनके अगेंस्ट बहुत दिनों तक केस चला। पता चला उनके पास ना कोई प्रॉपर लाइसेंस था, ना कोई एक्चुअल मेडिकल सपोर्ट। लॉन्ग टाइम लीगल बैटल के कारण उनके सारे पैसे खत्म हो गए, और उन दोनों की ही मौत कैंसर की वजह से हुई, बहुत भुगतने के बाद। कभी कभी रियलिटी भी अनबिलीवेबल हो जाती है ना। पता नहीं लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आते भी कैसे है।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।